यह कहानी एक नक्शे पर खींची गई लकीरों की नहीं है, बल्कि एक आदमी के पसीने और खून से लिखे गए उस भूगोल की है जिसने अमेरिका की आत्मा को बदल दिया। जॉर्जिया की लाल मिट्टी से लेकर शिकागो की बेरहम सड़कों तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन एक अंतहीन युद्ध क्षेत्र था। मोंटगोमरी में उन्होंने एक थकी हुई कौम को अपनी रीढ़ सीधी करना सिखाया जब बस की एक सीट स्वाभिमान की सबसे बड़ी जंग बन गई थी। बर्मिंघम की आग में वे पानी की बौछारों और पुलिस के खूंखार कुत्तों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहे और दुनिया को दिखाया कि अहिंसा कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ी वीरता है। सेल्मा के उस खूनी पुल पर उन्होंने लाठियों की चोट सहकर लोकतंत्र का रास्ता बनाया, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ दक्षिण के कानूनों तक सीमित नहीं रही। जब वे उत्तर की ओर मुड़े तो शिकागो की अंधेरी झुग्गियों में उन्होंने एक अदृश्य दुश्मन गरीबी का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें पत्थरों से लहूलुहान कर दिया। और अंत में मेम्फिस, वो शहर जहां गरीबों की रोटी की लड़ाई उनके जीवन की आखिरी शाम बन गई। हर शहर ने उनसे कुछ न कुछ छीना, कभी उनकी जवानी, कभी उनका चैन और अंत में उनकी सांसें। यह उन सड़कों की दास्तान है जहां एक मसीहा चला, गिरा और फिर अमर हो गया। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका का इतिहास विरोधाभासों की एक किताब है। एक तरफ स्वतंत्रता की घोषणा जिसमें लिखा है कि सभी इंसान समान बनाए गए हैं, और दूसरी तरफ गुलामी की जंजीरें जिन्होंने लाखों लोगों को इंसान नहीं बल्कि संपत्ति बना दिया था। यह कहानी जॉर्जिया की लाल मिट्टी से शुरू होती है, जहां 1920 के दशक में भी हवा में डर और अपमान की गंध घुली हुई थी। लेकिन इसी घुटन के बीच एक ऐसी आवाज तैयार हो रही थी जो एक दिन इन जंजीरों को पिघलाकर रख देने वाली थी। यह कहानी सिर्फ एक आम आदमी की नहीं है, यह एक आंदोलन की कहानी है, एक जिद्दी उम्मीद की है। यह कहानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन मार्टिन को समझने के लिए हमें उस साये को समझना होगा जिससे वह निकलकर आए थे। उनके दादा जिम किंग एक शेयर क्रॉपर थे, एक बटाईदार किसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी और की जमीन जोतते हुए गुजार दी। स्टॉक ब्रिज, जॉर्जिया की वो बस्तियां जहां अगर एक काला इंसान अपनी मेहनत का पैसा मांग ले तो उसे दुस्साहसी कहा जाता था। मार्टिन के पिता, जिन्हें सब डैडी किंग कहते थे, ने उस अपमान को अपनी रगों में महसूस किया था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी मां को एक सफेद मिल मालिक ने पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी। उस दिन डैडी किंग ने एक कसम खाई थी, वो इस गरीबी और लाचारी की दलदल से बाहर निकलेंगे। और वो निकले। 14 साल की उम्र में अपने जूते कंधे पर लटकाए वे नंगे पांव अटलांटा आ गए। अटलांटा दक्षिण का वो शहर जो खुद को व्यस्त और आधुनिक मानता था, लेकिन जहां नस्लवाद की दीवारें उतनी ही ऊंची थी। फिर भी यहाँ एक अलग दुनिया थी, स्वीट ऑबर्न। यहाँ काले लोग सिर उठाकर चलते थे, यहाँ उनके अपने बैंक थे, अपनी दुकानें थीं, अपने चर्च थे, और इन्हीं में से एक था एबेनेजर बैप्टिस्ट चर्च, जहाँ डैडी किंग ने अपनी नई पहचान बनाई। उन्होंने अल्बर्टा विलियम से शादी की, जो एक पढ़े लिखे पादरी की बेटी थी। अल्बर्टा शांत थी लेकिन चट्टान की तरह मजबूत थी। और 15 जनवरी 1929 को उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया माइकल, लेकिन बाद में दुनिया उसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से जानेगी। नन्हे मार्टिन का बचपन देखने में खुशहाल था। उसके पास वो सब था जो उस समय के ज्यादातर काले बच्चों के पास नहीं था, किताबें, भरपेट खाना और एक सुरक्षित घर। लेकिन नस्लवाद की जहर बुझी हवा किसी भी दरवाजे के नीचे से अंदर आ सकती थी। उसे आज भी वो दिन याद था जब वह 6 साल का था। उसका एक गोरा दोस्त था जिसके साथ वह रोज खेलता था। एक दिन उस दोस्त की माँ ने मार्टिन को घर से लौटा दिया। अब तुम दोनों साथ नहीं खेल सकते। उसने कहा, क्यों? मार्टिन ने मासूमियत से पूछा। जवाब मिला, क्योंकि तुम काले हो। यह शब्द किसी चाबुक की तरह उसके दिल पर लगा। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। अल्बर्टा ने उसे अपनी गोद में बिठाया और वो बात कही जो उस जमाने में हर काली माँ अपने बच्चों को सिखाती थी। एक ऐसा झूठ जो उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी था, और एक ऐसा सोच जो उनकी
उनकी आत्मा को बचाने के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा, तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम किसी से कम हो, तुम उतने ही अच्छे हो जितना कोई और। लेकिन बाहर की दुनिया हर मोड़ पर उसे कुछ और ही बता रही थी। एक बार जब वह अपने पिता के साथ जूते खरीदने गया तो दुकानदार ने उन्हें पीछे की सीट पर बैठने को कहा। वो सीट जो काले लोगों के लिए थी। डैडी किंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मार्टिन का हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर निकल गए। मैं ऐसी किसी व्यवस्था को नहीं मानूंगा जो मेरी इज्जत न करती हो। मार्टिन ने उस दिन देखा कि स्वाभिमान की कीमत जूतों की एक जोड़ी से कहीं ज्यादा होती है। जैसे जैसे मार्टिन बड़ा हुआ उसके अंदर शब्दों का जादू जगने लगा। वह देखता था कि कैसे उसके पिता चर्च में लोगों को अपनी आवाज से मंत्र मुग्ध कर देते थे, लेकिन मार्टिन का तरीका अलग था। वह सिर्फ जोश नहीं, तर्क चाहता था। वह सवाल पूछता था, ईश्वर के बारे में, न्याय के बारे में। 14 साल की उम्र में एक भाषण प्रतियोगिता से लौटते वक्त बस में हुई एक घटना ने उसके अंदर की आग को भड़का दिया। उसे और उसके टीचर को अपनी सीट एक गोरे यात्री के लिए खाली करनी पड़ी। 90 मील तक वह बस के गलियारे में खड़ा रहा। हर मील के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। उस रात मैंने अपने जीवन का सबसे गहरा गुस्सा महसूस किया, उसने बाद में कहा। लेकिन उसने उस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उसे एक मकसद बना दिया। 15 साल की उम्र में वह मोर हाउस कॉलेज पहुंचा। यहाँ उसे डॉक्टर बेंजामिन मेस जैसे गुरु मिले, जिन्होंने उसे सिखाया कि धर्म का काम सिर्फ स्वर्ग की बातें करना नहीं है, बल्कि इस धरती को नर्क बनने से रोकना भी है। गर्मियों की छुट्टियों में वह और उसके दोस्त कनेक्टिकट गए तंबाकू की खेतों में काम करने। वहाँ पहली बार उसने एक अलग तरह की आजादी महसूस की। वहाँ रेस्तरां में वह कहीं भी बैठ सकता था। चर्च में गोरे और काले साथ प्रार्थना करते थे। यह उसके लिए एक सपने जैसा था। जब वह वापस दक्षिण की ट्रेन में बैठा और डाइनिंग कार में काले और गोरे यात्रियों के बीच का पर्दा गिराया गया तो उसे लगा जैसे वह पर्दा उसकी आत्मा पर गिर गया हो। अब वह जानता था कि दुनिया कैसी हो सकती है और उसे कैसी होनी चाहिए। ज्ञान की भूख उसे उत्तर की ओर ले गई। पेंसिल्वेनिया के क्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनरी में यहाँ वह अपनी क्लास के गिने चुने काले छात्रों में से एक था। वह हर समय सतर्क रहता था, समय पर आना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, बहुत जोर से न हंसना ताकि कोई उसे उन रूढ़िवादी नजरों से न देखे जो काले लोगों को आलसी या गंवार मानती थी। यहाँ उसकी मुलाकात महात्मा गांधी के विचारों से हुई। अहिंसा, सत्याग्रह, प्यार की ताकत। पहले उसे लगता था कि अपने दुश्मन से प्यार करो सिर्फ एक आदर्शवादी बात है जो असल जिंदगी में काम नहीं करती, लेकिन गांधी ने उसे दिखाया कि अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है इतनी हिम्मत होना कि आप सामने वाले के डंडे और नफरत को सह सके बिना अपना हाथ उठाए और अंत में उसे उसकी अपनी अंतरात्मा के सामने शर्मिंदा कर दे। यह कायरों का हथियार नहीं था, यह वीरों का रास्ता था। यहीं पर क्रोजर में उसे प्यार भी हुआ, एक गोरी लड़की से जिसका नाम बेटी मोइज था। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन उनके दोस्त और खुद मार्टिन का दिल यह जानता था कि यह रिश्ता नहीं चल सकता। अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं था। एक काला पादरी जो दक्षिण में बदलाव लाना चाहता है, एक गोरी पत्नी के साथ वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता था। भारी मन से उसने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। उसने अपने दिल को अपने कर्तव्य के आगे झुका दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा बलिदान था, लेकिन आखिरी नहीं। फिर वह बॉस्टन यूनिवर्सिटी गया अपनी डॉक्टरेट पूरी करने और वहीं उसकी मुलाकात कोरेटा स्कॉट से हुई। कोरेटा अल्बामा के एक स्वाभिमानी किसान परिवार से थी। वह एक बेहतरीन गायिका थी, बुद्धिमानी और खूबसूरती का एक ऐसा संगम जिसने मार्टिन को पहली नजर में ही जीत लिया। पहली ही मुलाकात में अपनी आदत के मुताबिक मार्टिन ने कोरेटा से कह दिया कि वे उसमें चारों गुण हैं जो अपनी पत्नी में चाहता है। कोरेटा को लगा कि यह लड़का कुछ ज्यादा ही तेज है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बातें की उन्हें मार्टिन की संजीदगी का एहसास हुआ। मार्टिन ने उनसे पूछा, मैं एक आरामदायक जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कोरेटा जानती थी कि एक पादरी का पत्नी बनना आसान नहीं होगा, खासकर एक ऐसे पादरी की जो दुनिया बदलना चाहता हो। उन्हें अपना संगीत कैरियर छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन उन्होंने मार्टिन के सपने को अपना सपना बना लिया। 1953 में उनकी शादी हुई और 1954 में वे एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। उनके पास उत्तर में रहने का विकल्प था जहां जिंदगी थोड़ी आसान थी, लेकिन दक्षिण उन्हें बुला रहा था। उन्होंने मोंटगोमरी अल्बामा के डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च की जिम्मेदारी संभाली। मोंटगोमरी कन्फेडरेसी का पालना। मोंटगोमरी यह शहर पुराने दक्षिण का गढ़ था। यहाँ की हवा में इतिहास का बोझ था। जब 26 साल के मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किस तूफान के केंद्र में कदम रख रहे हैं। वे तो बस अपनी पीएचडी पूरी करना चाहते थे और अपने चर्च को चलाना चाहते थे। वह एक अच्छे वक्ता थे, लेकिन अभी तक वे एक नेता नहीं थे। वे अपने पिता की तरह उपदेश देते थे, लेकिन अपनी शैली में गहरी गूंजती हुई आवाज जो दिल और दिमाग दोनों को छूती थी। दिसंबर
1954 की एक शाम एक मामूली सी घटना ने इतिहास का पहिया घुमा दिया। रोजा पार्क्स एक 42 वर्षीय दर्जी काम से लौटी और बस में बैठी। मोंटगोमरी की बसों में नियम साफ था, आगे की सीटें गोरों के लिए, पीछे की कालों के लिए। बीच की सीटें, अगर कोई गोरा यात्री खड़ा है तो काले यात्री को अपनी सीट छोड़नी होगी। जब बस ड्राइवर ने रोजा और 3 अन्य काले यात्रियों को अपनी सीटें खाली करने का हुक्म दिया तो बाकी 3 उठ गए, लेकिन रोजा नहीं उठी। वह थकी हुई थी, लेकिन सिर्फ काम से नहीं, वह उस अपमान से थकी हुई थी जो उन्हें हर रोज सहना पड़ता था। नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। पुलिस बुलाई गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। मोंटगोमरी का काला समुदाय जो सालों से इस अपमान को घूंट घूंट पी रहा था, अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। ईडी निक्सन और जे.एन. रॉबिन्सन जैसे स्थानीय नेताओं ने तय किया, अब बहुत हो चुका, हम इन बसों में नहीं चढ़ेंगे, हम बायकॉट करेंगे। लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए उन्हें एक चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसी आवाज की जो सबको साथ ला सके। सबकी निगाहें उस युवा नए आए पादरी पर टिक गई, डॉक्टर किंग। मार्टिन हिचकिचाए। उन्हें शहर में आए अभी कुछ ही समय हुआ था। उनके घर में एक नवजात बच्ची योकी थी। क्या वे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे? लेकिन उनके दोस्त और साथी पादरी रॉल्फ एबरनेथी ने उन्हें हिम्मत दी। मार्टिन ने चुनौती स्वीकार कर ली। 5 दिसंबर 1955 की रात होल्ट स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च, हजारों की भीड़ जमा थी। चर्च के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग सड़कों पर खड़े थे, लाउड स्पीकर लगाए गए थे। माहौल में एक अजीब सी बिजली थी, गुस्सा, डर और उम्मीद का मिश्रण। जब मार्टिन लूथर किंग मंच पर आए तो उनके पास तैयारी के लिए केवल 20 मिनट का समय था। उन्हें नहीं पता था कि वे क्या कहेंगे। उन्हें भीड़ को जोश भी दिलाना था और संयम भी बनाए रखना था। वह माइक के सामने खड़े हुए, कैमरा के फ्लैश चमके, उन्होंने बोलना शुरू किया। हम यहाँ हैं। उनकी आवाज गूंजी। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी नागरिकता का हक मांग रहे हैं। हम यहाँ हैं क्योंकि हम अपनी तौहीन से थक चुके हैं। जैसे जैसे वे बोलते गए, उनकी आवाज में एक ईश्वरीय शक्ति आती गई। उन्होंने भीड़ को याद दिलाया कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक बस की सीट के लिए नहीं है, बल्कि इंसान होने के हक के लिए है। और तुम जानते हो मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, एक समय ऐसा आता है जब लोग उत्पीड़न के लोहे के पैरों तले कुचले जाने से थक जाते हैं। उस रात मोंटगोमरी में कुछ बदल गया। लोगों ने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी जो सालों के डर से झुक गई थी, अब सीधी हो रही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उन्हें न केवल एक आवाज दी थी, बल्कि उन्हें उनकी अपनी गरिमा वापस दी थी। अगले दिन से चमत्कार हुआ। बसें खाली दौड़ने लगी। जो बसें कल तक काले यात्रियों से खचाखच भरी रहती थी, आज उनमें सन्नाटा था। लोग पैदल चले, बूढ़ी औरतें, बच्चे, मजदूर, सब पैदल चले। कई मील, सर्दी में, बारिश में। टैक्सियों ने बस के किरायों पर लोगों को ले जाना शुरू किया। जिनके पास कारें थीं, उन्होंने कारपूल सिस्टम बनाया। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक पूरा समुदाय जो बटा हुआ था, अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। जब एक बुजुर्ग महिला मदर पोलार्ड से पूछा गया कि क्या वह थक गई है, तो उन्होंने जवाब दिया जो इस आंदोलन का मंत्र बन गया, मेरे पैर थके हैं, लेकिन मेरी आत्मा को आराम मिल गया है। लेकिन गोरा प्रशासन चुप नहीं बैठा। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया। पुलिस ने कारपूल ड्राइवरों को परेशान करना शुरू किया। मार्टिन को एक मामूली ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। उस ठंडी अंधेरी कोठरी में उन्हें डर लगा, लेकिन जब उन्होंने बाहर भीड़ को अपने लिए गाते सुना तो उनका डर गायब हो गया। धमकियां मिलने लगी। हर रोज फोन की घंटी बजती और दूसरे तरफ से गालियां और जान से मारने की धमकियां सुनाई देती। 27 जनवरी 1956 की एक रात मार्टिन देर रात घर लौटे। फोन बजा और एक आवाज आई, अगर तुमने अगले 3 दिनों में यह शहर नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारा घर उड़ा देंगे और तुम्हारा खून बहा देंगे। मार्टिन ने फोन रख दिया। वे बुरी तरह डरे हुए थे। वे रसोई में गए, कॉफी बनाई और मेज पर सिर रखकर बैठ गए। उन्हें लगा कि अब वे और नहीं सह सकते। उन्हें अपनी पत्नी, अपनी छोटी बच्ची की चिंता थी। उन्होंने अपने हाथों में अपना सिर छुपा लिया और ईश्वर से प्रार्थना की। और उसी खामोशी में उन्हें एक आंतरिक आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो किसी बाहरी शोर से ज्यादा साफ थी। उसने कहा, मार्टिन, न्याय के लिए खड़े हो जाओ, सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ और ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस पल उनका डर गायब हो गया। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक नई ताकत मिल गई हो। 3 रात बाद वह ताकत परखी गई। मार्टिन एक सभा में थे जब खबर मिली उनके घर पर बम फेंका गया है। कोरेटा और नन्ही योकी घर पर थी। मार्टिन पागलों की तरह घर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि घर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। खिड़कियां टूट गई हैं, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोरेटा और बच्ची सुरक्षित थी। घर के बाहर हजारों काले लोगों की भीड़ जमा थी। वे गुस्से में थे। उनके हाथों में पत्थर और डंडे थे। वे बदला लेना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर और मेयर वहां डरे हुए खड़े थे। मार्टिन अपने टूटे हुए बरामदे पर चढ़े। उन्होंने हाथ उठाया। भीड़ शांत हो गई। घबराओ मत, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अद्भुत शांति थी। अपने हथियार घर पर छोड़ दो। हम हिंसा का जवाब हिंसा
से नहीं देंगे, हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करना होगा। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह सही है। ईश्वर हमारे साथ। भीड़ ने उनकी बात सुनी। जिस रात मोंटगोमरी में खून की नदियां बह सकती थी, उस रात वहां शांति के गीत गाए गए। उस रात मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक स्थानीय नेता से एक मसीहा बन गए। उन्होंने नफरत की आग को प्यार के पानी से बुझा दिया। बायकॉट चलता रहा। 381 दिन का संघर्ष, त्याग और एकता। सर्दी गुजरी, गर्मी आई, फिर सर्दी आई और अंत में जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बसों में अलगाव गैर कानूनी है। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, यह मानवीय आत्मा की जीत। जब 21 दिसंबर 1956 को बसें फिर से शुरू हुई तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रॉल्फ एबरनेथी और अन्य नेता सबसे पहले बस में चढ़े। वे आगे की सीट पर बैठे। ड्राइवर ने उन्हें देखा और कुछ नहीं कहा। बस आगे बढ़ गई। मार्टिन ने खिड़की से बाहर देखा। मोंटगोमरी वही शहर था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने दिखाया था कि हिंसा के बिना भी सबसे मजबूत जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मोंटगोमरी की जीत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया था जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन था। अब उनका मंच सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा अमेरिका था। एक विभाजित देश, एक अशांत समय और एक सपना जो अभी भी बहुत दूर था। मोंटगोमरी की जीत ने एक चिंगारी जलाई थी, लेकिन आग अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। 381 दिनों के संघर्ष के बाद जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जीत का स्वाद चखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक शुरुआत थी। अमेरिका के दक्षिण में नस्लवाद की जड़ें इतनी गहरी थी कि एक शहर की जीत से वह उखड़ने वाली नहीं थी। 1957 तक आते आते किंग एक राष्ट्रीय हस्ती बन चुके थे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी खड़ी थी। उन्होंने मोंटगोमरी छोड़ दिया और अपने पिता के साथ अटलांटा के एबनेजर बैप्टिस्ट चर्च में शामिल हुए। उन्होंने दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन SCLC की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पूरे दक्षिण में अहिंसक विरोध को फैलाना था। लेकिन शुरुआती साल निराशाजनक रहे। अल्बानी, जॉर्जिया में उनका आंदोलन विफल हो गया। आलोचक कहने लगे कि मोंटगोमरी शायद एक तुक्का था और किंग का जादू खत्म हो रहा है। उन्हें एक बड़ी जीत की सख्त जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने चुना अमेरिका का सबसे खतरनाक शहर को, बर्मिंघम, अल्बामा। बर्मिंघम, यहाँ काले नेताओं के घरों को डायनामाइट से उड़ाना आम बात था। यहाँ का पुलिस कमिश्नर बुल कॉनर एक ऐसा व्यक्ति था जो नस्लवाद को अपना धर्म मानता था। वह क्रूर था, जिद्दी था और किसी भी बदलाव के सख्त खिलाफ था। किंग जानते थे कि बर्मिंघम में कदम रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि अगर वे बर्मिंघम को झुका सके तो वे पूरे दक्षिण की रीढ़ को तोड़ देंगे। 1963 की बसंत ऋतु में प्रोजेक्ट C, प्रोजेक्ट फॉर कन्फ्रंटेशन की शुरुआत हुई। किंग और उनके साथियों ने बर्मिंघम के व्यापारियों का बहिष्कार किया और धरना दिया, लेकिन शुरुआत धीमी रही। लोग डरे हुए थे। जेल जाने के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे थे। आंदोलन की हवा निकल रही थी और फिर गुड फ्राइडे के दिन किंग ने एक जुआ खेला। अदालत के आदेश के बावजूद उन्होंने खुद गिरफ्तारी देने का फैसला किया। किंग को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंधेरी तंग काल कोठरी में डाल दिया गया। न गद्दा न चादर, बस लोहे की सलाखें। वहाँ एकांत कारावास में उन्हें एक अखबार का टुकड़ा मिला। उसमें 8 गोरे पादरियों का एक पत्र छपा था, जिसमें किंग को एक बाहरी उपद्रवी कहा गया था और उनके आंदोलन को असमय बताया गया था। उस अंधेरे में किंग ने उस अखबार के हाशिए पर लिखना शुरू किया। जब वह जगह खत्म हो गई तो उन्होंने टॉयलेट पेपर पर लिखा। उन शब्दों से इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। बर्मिंघम जेल से पत्र, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल। अन्याय कहीं भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है। उन्होंने उन गोरे उदारवादियों को जवाब दिया जो कहते थे कि इंतजार करो। दशकों से मैंने इंतजार करो शब्द सुना है। यह इंतजार लगभग हमेशा कभी नहीं में बदल जाता है। उनके शब्द आग की तरह थे, लेकिन जेल के बाहर आंदोलन ठंडा पड़ रहा था। जब किंग जेल से बाहर आए तो आंदोलन को नई जान फूंकने के लिए एक बहुत ही विवादास्पद और साहसिक कदम उठाया गया। जेम्स बेवेल, जो किंग के प्रमुख रणनीतिकार थे, सुझाव दिया, बच्चों को मार्च करने दो। किंग हिचकिचाए। क्या बच्चों को पुलिस और कुत्तों के सामने झोंकना सही था? लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। 2 मई 1963 को बर्मिंघम के स्कूलों से हजारों बच्चे बाहर निकल आए। 6 साल के छोटे बच्चों से लेकर किशोरों तक वे गाते हुए सड़कों पर आ गए। बुल कॉनर ने अपना आपा खो दिया। उसने अग्निशमन विभाग को आदेश दिया। फायर हॉर्स की बारिशें की गईं। पानी का दबाव इतना तेज था कि वह ईंटों को उखाड़ सकता था। बच्चों के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। लड़कियां सड़कों पर घिसटती चली गईं। उनके कपड़े फट गए। फिर कॉनर ने पुलिस कुत्तों को छोड़ दिया। जर्मन शेफर्ड कुत्ते प्रदर्शनकारियों पर झपटे। अगले दिन पूरी दुनिया के अखबारों में तस्वीरें छपी। एक पुलिस वाला एक निहत्थे काले लड़के को पकड़ रहा है, जबकि एक कुत्ता
उसके पेट को फाड़ने के लिए लपक रहा है। अमेरिका हिल गया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो अब तक सतर्कता बरत रहे थे, इन तस्वीरों को देखकर बीमार महसूस करने लगे। बर्मिंघम की क्रूरता ने दुनिया को अमेरिका का असली चेहरा दिखा दिया था। अंत में बर्मिंघम के व्यापारियों को झुकना पड़ा, समझौता हुआ। यह किंग के लिए एक बड़ी जीत थी। अहिंसा ने हिंसा को हरा दिया था। इस जीत की लहर पर सवार होकर आंदोलन ने वाशिंगटन की ओर रुख किया। 28 अगस्त 1963, मार्च ऑन वाशिंगटन। यह एक जुआ था। क्या लोग आएंगे? क्या हिंसा होगी? प्रशासन ने शराब की बिक्री रोक रखी थी। अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया था। लेकिन उस दिन उम्मीद का सूरज निकला। देश भर से ट्रेनें, बसें और कारें वाशिंगटन की ओर दौड़ पड़ी। किसान, शिक्षक, मजदूर, हस्तियां सब एक साथ। लिंकन मेमोरियल के सामने 2.5 लाख से अधिक लोग जमा हुए। यह काले और गोरे अमेरिकियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। महलिया जैक्सन ने अपनी गीतों से माहौल को रूहानी बना दिया और फिर किंग बोलने के लिए उठे। उनका तैयार किया हुआ भाषण अच्छा था, लेकिन उसमें वह जादू नहीं था जो उस ऐतिहासिक पल को चाहिए था। वह पढ़ रहे थे, तभी पीछे से महलिया जैक्सन चिल्लाई, मार्टिन, उन्हें सपने के बारे में बताओ। किंग ने अपने कागज को एक तरफ हटा दिए। उन्होंने वह कहना शुरू किया जो वे सबसे अच्छा करते थे, प्रवचन। उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से बोलना शुरू किया। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठेगा और अपने मूल सिद्धांतों के सही अर्थ को जिएगा कि सभी इंसान समान बनाए गए हैं। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहां उन्हें उनकी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से परखा जाएगा। उस दिन किंग ने अमेरिका के अंतर्मन को छू लिया। उन्होंने गुस्से को नहीं बल्कि उम्मीद को आवाज दी। उन्होंने एक ऐसी अमेरिका की तस्वीर खींची जो नफरत से मुक्त था। जब वे पोडियम से नीचे उतरे तो वे सिर्फ एक काले नेता नहीं थे, वे अमेरिका की नैतिक आवाज बन चुके थे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी रोशनी सबसे तेज होती है, परछाइयां उतनी ही गहरी हो जाती हैं। वाशिंगटन के सपने के केवल 18 दिन बाद बर्मिंघम में फिर से नफरत का विस्फोट हुआ। रविवार की सुबह 16वें स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में, जहां से आंदोलन चलाया गया था, के ने डायनामाइट लगा दिया। धमाका हुआ। 4 छोटी बच्चियां, एडी मैकोलिन्स, सिंथिया वेस्ली, कैरोल रॉबर्टसन और डेनिस मैकनेयर मारी गईं। वे संडे स्कूल की तैयारी कर रही थी। किंग बर्मिंघम लौटे टूटे हुए दिल के साथ। उन्होंने उन छोटी ताबूतों के सामने खड़े होकर कहा, ये बच्चे हमें कुछ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें उस व्यवस्था को बदलना होगा जिसने उन्हें मारा। वह दर्द गहरा था। सपने पर खून के छींटे पड़ चुके थे, लेकिन किंग रुके नहीं। वे जानते थे कि रुकना उन बच्चों की शहादत का अपमान होगा। 1964 में आंदोलन का ध्यान सेंट ऑगस्टिन, फ्लोरिडा की ओर गया और फिर वाशिंगटन की ओर, जहां नागरिक अधिकार अधिनियम पारित होने वाला था। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बाद लिंडन बी जॉनसन ने इस बिल को पारित कराना अपना मिशन बना लिया था। जुलाई 1964 में जब किंग राष्ट्रपति जॉनसन के पीछे खड़े थे और जॉनसन ने उस कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अलगाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो यह एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। जिम क्रो कानून मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। उस साल के अंत में किंग को एक और बड़ी खबर मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। 35 साल की उम्र में वे यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ओस्लो में जब उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया तो उन्होंने इसे उन जमीनी सैनिकों को समर्पित किया जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं छपते। उन्होंने कहा, मैं इस पुरस्कार को उस शांति की ओर स्वीकार करता हूं जो युद्ध से अधिक कीमती है। लेकिन पुरस्कार से घर की समस्याएं हल नहीं हुई। किंग थके हुए थे। वे लगातार यात्रा कर रहे थे, लगातार धमकियों के साये में जी रहे थे। FBI के निदेशक जे एडगर हुवर किंग को अमेरिका का सबसे कुख्यात झूठा कहते थे और उन्हें नष्ट करने पर तुले थे। किंग के निजी जीवन की टेप रिकॉर्डिंग उन्हें भेजी जाती थी। उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया जाता था। किंग डिप्रेशन से जूझ रहे थे, अक्सर अस्पतालों में भर्ती होते थे, लेकिन उन्हें पता था कि काम अभी अधूरा है। दक्षिण में अभी भी काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कानूनन उन्हें अधिकार था, लेकिन असलियत में अगर कोई काला व्यक्ति वोट देने के लिए पंजीकरण करने जाता तो उसे असंभव सवालों का सामना करना पड़ता था या फिर उन्हें पीट कर भगा दिया जाता था। किंग ने अपनी अगली लड़ाई के लिए अल्बामा के एक छोटे से शहर सेल्मा को चुना। सेल्मा, यहाँ 15,000 काले नागरिकों में से केवल 300 ही वोटर लिस्ट में थे। शेरिफ जिम क्लार्क यहाँ का बुल कॉर्नर था, गुस्सैल और हिंसक। किंग जानते थे कि क्लार्क गलती करेगा और क्लार्क ने वही किया। जनवरी 1965 में जब किंग और स्थानीय लोगों ने वोटिंग अधिकारों के लिए मार्च करना शुरू किया तो क्लार्क ने सैकड़ों को गिरफ्तार किया। एक प्रदर्शन के दौरान एक युवा जिमी ली जैक्सन को पुलिस ने गोली मार दी। उसकी मौत ने सेल्मा को बारूद के ढेर में बदल दिया। जैक्सन की मौत के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सेल्मा से मोंटगोमरी तक 54 मील की पदयात्रा निकालने का फैसला किया। 7 मार्च 1965 इतिहास इसे ब्लडी संडे के नाम से जानता है। किंग उस दिन सेल्मा में नहीं थे। वे अपने चर्च के काम से अटलांटा
अटलांटा में थे। मार्च का नेतृत्व जॉन लुइस और होजिया विलियम्स कर रहे थे। 600 पदयात्री चुपचाप एडमंड पेट्स ब्रिज पर चढ़े। पुल की दूसरी तरफ नीली वर्दी में राज्य पुलिस की दीवार खड़ी थी। उनके हाथ में लाठियां थी, चेहरे पर गैस मास्क थे और उनके पीछे शेरिफ क्लार्क के घुड़सवार थे। मेजर क्लाउड ने आदेश दिया, वापस जाओ। पदयात्री अपनी जगह पर खड़े रहे और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गई, घोड़े भीड़ में दौड़ा दिए गए। लोग गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, खून बह रहा था। जॉन लुइस की खोपड़ी टूट गई। सब कुछ राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा था। उस रात जब अमेरिकियों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर शांतिपूर्ण लोगों को घोड़ों और लाठियों से कुचलते देखा तो देश की अंतरात्मा चीख उठी। किंग तुरंत सेल्मा लौटे। वे जानते थे कि उन्हें मार्च पूरा करना ही होगा। अदालत का आदेश नहीं था। राष्ट्रपति जॉनसन चाहते थे कि वे रुके। किंग एक धर्म संकट में थे। अगर वे मार्च करते तो वे संघीय कानून तोड़ते, अगर वे नहीं करते तो वे अपने लोगों का विश्वास खो देते। 9 मार्च को किंग ने एक प्रतीकात्मक मार्च का नेतृत्व किया। वे पुल तक गए, प्रार्थना की और फिर वापस मुड़ गए। इसे टर्न अराउंड ट्यूसडे कहा गया। युवा क्रांतिकारी इससे नाराज थे। उन्हें लगा किंग पीछे हट गए, लेकिन किंग एक बड़ी रणनीति खेल रहे थे। वे संघीय सुरक्षा का इंतजार कर रहे थे और वह मिली। राष्ट्रपति जॉनसन ने टीवी पर आकर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने सेल्मा की तुलना अमेरिकी क्रांति की ऐतिहासिक लड़ाइयों से की और फिर अपने भाषण के अंत में उन्होंने आंदोलन के गीत के शब्दों को दोहराया, और हम होंगे कामयाब, एंड वी शैल ओवरकम। एक राष्ट्रपति का एक आंदोलन के नारे को अपनाना यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 21 मार्च को मार्च फिर से शुरू हुआ। इस बार सेना और FBI उनकी सुरक्षा कर रही थी। 3000 लोग सेल्मा से निकले। 4 दिन और 4 रातों का सफर। बारिश में, कीचड़ में उन्होंने 54 मील का सफर तय किया। हर मील पर उनकी संख्या बढ़ती गई। जब वे मोंटगोमरी पहुंचे तो वे 25,000 थे। किंग मोंटगोमरी की राजधानी कैपिटल की सीढ़ियों पर खड़े हुए, वही जगह जहां एक सदी पहले कन्फेडरेसी का गठन हुआ था। उनके पीछे अल्बामा का झंडा फहरा रहा था, लेकिन उनके सामने भविष्य का अमेरिका खड़ा था। वे पूछ रहे हैं कब तक? किंग ने भीड़ से पूछा। ज्यादा देर नहीं, उन्होंने खुद जवाब भी दिया, क्योंकि सत्य को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। ज्यादा देर नहीं, क्योंकि कोई झूठ हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। ज्यादा देर नहीं, क्योंकि नैतिक ब्रह्मांड का चाप लंबा है, लेकिन वह न्याय की ओर झुकता है। सेल्मा की जीत के बाद अगस्त 1965 में वोटिंग राइट एक्ट पारित हुआ। यह आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। दक्षिण में काले लोग अब बिना डर के वोट दे सकते थे। राजनीतिक शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल गया था। लेकिन जैसे ही किंग ने इस जीत का जश्न मनाया, उन्हें एक नई और अधिक जटिल चुनौती का आभास हुआ। दक्षिण की लड़ाई कानूनी थी, बस की सीट, लंच काउंटर, वोट, यह स्पष्ट थी। लेकिन उत्तर में लॉस एंजलिस वाट्स इलाके में दंगे भड़क उठे थे। वहाँ कोई जिम क्रो कानून नहीं था, लेकिन वहाँ गरीबी थी, बेरोजगारी थी और पुलिस की बर्बरता थी। किंग ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। अब दूसरा अध्याय शुरू होना था, आर्थिक न्याय की लड़ाई। और यह लड़ाई बर्मिंघम या सेल्मा से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थी। उन्होंने अब उत्तर की ओर देखने का फैसला किया, शिकागो की ओर, एक ऐसी जगह जहां नस्लवाद कानूनों में नहीं बल्कि सिस्टम की रगों में छिपा था। और वहां उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना था जो बुल कॉर्नर के कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक था, उदासीनता और छिपा हुआ पूर्वाग्रह। 1966 में किंग ने शिकागो जाने का फैसला किया। यह एक साहसी कदम था। शिकागो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर, नस्लीय अलगाव का एक किला था। यहाँ कोई सिर्फ गोरों के लिए बोर्ड नहीं थे, लेकिन यहाँ रेड लाइनिंग थी, एक ऐसी अघोषित व्यवस्था जिसने काले लोगों को शहर के सबसे गंदे, बदबूदार और टूटे फूटे इलाकों में कैद कर रखा था। किंग ने खुद को उन लोगों के दर्द से जोड़ने के लिए एक आलीशान होटल के बजाय लॉन्डेल के एक छोटे से बिना हवादार फ्लैट में रहने का फैसला किया। वहाँ पेशाब की बदबू आती थी, गर्मियां असहनीय थी और बच्चे सड़कों पर खेलते थे क्योंकि पार्क नहीं था। जब किंग ने शिकागो के गोरे इलाकों में मार्च निकाला तो उन्हें जिस नफरत का सामना करना पड़ा उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। मार्केट पार्क का वो दिन उन्हें कभी नहीं भूला। हजारों गोरे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गुस्से से पागल होकर खड़े थे। वे नीगर गो होम के नारे लगा रहे थे। ईंट, बोतलें और पत्थर हवा में उड़ रहे थे। एक पत्थर किंग के सिर पर लगा। वे घुटनों के बल गिर पड़े। जब वे उठे तो उन्होंने कहा, मैंने मिसिसिपी और अल्बामा में नफरत देखी है, लेकिन मैंने शिकागो जैसी नफरत और दुश्मनी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर का नस्लवाद दक्षिण से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक है, क्योंकि यह छुपा हुआ था। शिकागो अभियान बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इसने किंग की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे समझ गए थे कि नस्लवाद सिर्फ एक सामाजिक बीमारी नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण का ही एक रूप है। 1967 तक किंग एक और नैतिक संकट से जूझ रहे थे। वियतनाम
वियतनाम युद्ध हजारों मील दूर अमेरिका एक ऐसे युद्ध में उलझा था जो हजारों निर्दोष वियतनामी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों की जान ले रहा था। किंग लंबे समय तक चुप रहे थे। उनके सलाहकार और यहाँ तक कि राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी चाहते थे कि वे चुप रहे। आप एक नागरिक अधिकार नेता है, विदेश नीति में दखल मत दीजिए, उन्हें ऐसा कहा गया। लेकिन एक नोबल शांति पुरस्कार विजेता अपनी अंतरात्मा को कब तक खामोश रख सकता था। किंग ने देखा कि अमेरिका अपने गरीबी हटाओ की योजनाओं का पैसा वियतनाम के युद्ध में झोंक रहा था। उन्होंने देखा कि गरीब काले और गोरे लड़कों को मरने के लिए भेजा जा रहा था। 4 अप्रैल 1967 न्यूयॉर्क का रिवरसाइड चर्च। किंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने वाशिंगटन को हिला दिया। उन्होंने अपनी ही सरकार को दुनिया में हिंसा का सबसे बड़ा निर्यातक कहा। उन्होंने युद्ध को गरीबों का दुश्मन बताया। प्रतिक्रिया भयानक थी। कल तक जो मीडिया उन्हें मसीहा कहता था, आज उन्हें देशद्रोही कहने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब ने उनकी आलोचना की। राष्ट्रपति जॉनसन, जिन्होंने किंग को व्हाइट हाउस में बुलाया था, अब उनसे नफरत करने लगे। नागरिक अधिकार आंदोलन के उनके कई पुराने साथी भी उनसे दूर हो गए। वे कहने लगे, मार्टिन ने आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। किंग अचानक अकेले हो गए, एक मसीहा जिसे अब अछूत बना दिया गया था। लेकिन किंग ने अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। एक समय आता है जब चुप्पी धोखा बन जाती है। इस अकेलेपन और आलोचना के बीच किंग ने अपने जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी सपना देखा, गरीब लोगों का अभियान। यह अब सिर्फ काले लोगों की लड़ाई नहीं थी, यह वर्ग संघर्ष था। किंग चाहते थे कि गरीब गोरे, गरीब काले, लैटिन और मूल अमेरिकी सब मिलकर वाशिंगटन चले। वे वहां तंबू गाड़कर तब तक बैठेंगे जब तक सरकार उन्हें आर्थिक अधिकारों का बिल नहीं दे देती। यह एक क्रांति थी और सत्ता के गलियारे में बैठे लोग अब किंग से पहले से कहीं ज्यादा डरने लगे थे। अब वे सिर्फ बस की सीट नहीं मांग रहे थे, वे अमेरिका की संपत्ति का हिस्सा मांग रहे थे। 1968 की शुरुआत में किंग थके हुए थे। वे 39 साल के थे, लेकिन उनका शरीर किसी 50 साल के आदमी जैसा हो गया था। लगातार यात्राएं, धमकियां, जेल और तनाव ने उन्हें निचोड़ दिया था। वे अक्सर मौत की बातें करते थे। उन्हें लगने लगा था कि उनका समय अब कम बचा है। मार्च 1968 में मेम्फिस, टेनेसी से एक पुकार आई। वहां सफाई कर्मचारी जो शहर की गंदगी साफ करते थे, हड़ताल पर थे। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वे गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। जब बारिश होती थी तो उन्हें घर भेज दिया जाता था और उस दिन के पैसे भी काट लिए जाते थे। फरवरी में एक कचरे के ट्रक में खराबी के कारण 2 कर्मचारियों, एकोल कोल और रॉबर्ट वॉकर की कुचलकर मौत हो गई। इस घटना ने सब्र का बांध तोड़ दिया। 1300 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वे अपने गले में तख्तियां लटकाए सड़कों पर उतरे, जिन पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, जो इंसानियत की सबसे बुनियादी मांग थी, आई एम अ मैन। किंग को उनके सलाहकारों ने मेम्फिस जाने से मना किया। हमें वाशिंगटन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन किंग उस पुकार को अनसुना नहीं कर सके। वे मेम्फिस गए, लेकिन 28 मार्च को जिस मार्च का उन्होंने नेतृत्व किया वह हिंसक हो गया। कुछ युवाओं ने दुकानों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। किंग को वहां से भागना पड़ा। यह उनके लिए एक गहरा झटका था। अहिंसा का मसीहा हिंसा के बीच भागता हुआ। मीडिया ने लिखा, किंग का जादू खत्म हो गया। किंग निराश थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे वापस मेम्फिस लौटे, यह साबित करने के लिए कि अहिंसा अभी भी जिंदा है। 3 अप्रैल 1968 मेम्फिस में तूफान आया हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मेसन टेम्पल चर्च में हजारों सफाई कर्मचारी और उनके समर्थक जमा थे। किंग की तबीयत ठीक नहीं थी। वे होटल में आराम कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त राल्फ एबरनेथी को चर्च भेजा, लेकिन एबरनेथी ने वहां से फोन किया, मार्टिन तुम्हें आना होगा, ये लोग सिर्फ तुम्हें सुनना चाहते हैं। किंग बारिश में भीगते हुए चर्च पहुंचे। माहौल भारी था। तूफान की गड़गड़ाहट छत से टकरा रही थी। किंग मंच पर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद एक पूर्व ज्ञान। उन्होंने बोलना शुरू किया। यह उनका आखिरी भाषण था, जिसे इतिहास माउंटेन टॉप स्पीच के नाम से जानता है। उन्होंने अपने जीवन के सफर को याद किया और फिर अंत में उन्होंने मौत के बारे में बात की। उनकी आवाज में न डर था न दुख, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं नहीं जानता
कि अब आगे क्या होगा। हमारे सामने मुश्किल दिन है, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहाड़ की चोटी पर हो आया हूँ। भीड़ की सांसें थमी हुई थी, बाहर बिजली कड़क रही थी, अंदर किंग की आवाज गरज रही थी। मैं भी किसी और की तरह लंबी उम्र जीना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं बस ईश्वर की मर्जी पूरी करना चाहता हूँ, और उसने मुझे पहाड़ पर जाने की इजाजत दी है, और मैंने वहां से देखा है। मैंने वादा की गई जमीन को देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद मैं तुम्हारे साथ वहां न पहुंच पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज रात यह जान लो कि हम एक लोग के रूप में वादा की गई जमीन तक जरूर पहुंचेंगे। जब वे मंच से हटे तो वे पसीने से लथपथ थे और लगभग गिर पड़े थे। उन्होंने अपनी ही मौत का उपदेश दे दिया था। अगले दिन 4 अप्रैल 1968 लॉरेन मोटल कमरा नंबर 306 किंग का दिन बैठकों में बीता। वे अगले दिन होने वाले मार्च की तैयारी कर रहे थे। शाम के 6 बज रहे थे। वे रात के खाने के लिए तैयार हो रहे थे। वे अपने कमरे से बाहर बालकनी में आए। नीचे पार्किंग में उनके साथी जेसी जैक्सन और अन्य लोग खड़े। किंग ने नीचे झुककर संगीतकार बेन ब्रांच से कहा, बेन, आज रात मीटिंग में प्रेशियस लॉर्ड टेक माई हैंड जरूर गाना, और उसे बहुत खूबसूरती से गाना। ये उनके आखिरी शब्द थे। सड़क के उस पार एक गंदे से रूमिंग हाउस के बाथरूम की खिड़की में एक राइफल का निशाना उन पर टिका था। जेम्स अर्ले, एक भागा हुआ कैदी और कट्टर नस्लवादी ने ट्रिगर दबा दिया। शाम के 6:01 एक धमाका हुआ। गोली किंग के दाहिने गाल पर लगी, जबड़े को तोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में जा धसी। किंग बालकनी के फर्श पर गिर पड़े। खून का एक लाल तालाब उनके सिर के चारों ओर फैल गया। उनके साथी उनकी ओर दौड़ पड़े। रॉल्फ एबरनेथी ने किंग के सिर को अपनी गोद में रख लिया। मार्टिन, तुम क्या मुझे सुन रहे हो? लेकिन मार्टिन की आंखें अब उस दुनिया को देख रही थी जो हम नहीं देख सकते। एम्बुलेंस की सायरन, अस्पताल की भागदौड़, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाम 7:05 पर डॉक्टरों ने घोषणा की 39 वर्ष की आयु में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर दुनिया से विदा हो गए। खबर बिजली की तरफ फैली। किंग को मार दिया गया। अमेरिका रुक गया और फिर वह जल उठा। 100 से अधिक शहरों में दंगे भड़क उठे। गुस्सा, हताशा और दुख का लावा फूट पड़ा। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की बालकनी से जलते हुए शहर का धुआं देखा जा सकता था। जिस आदमी ने जीवन भर अहिंसा का प्रचार किया, उसकी मौत ने देश को हिंसा की आग में झोंक दिया। लेकिन अटलांटा में किंग की अंतिम यात्रा में एक अलग ही नजारा था। वहां कोई हिंसा न थी, वह सिर्फ आंसुओं का समंदर था। 1 अप्रैल को उनका ताबूत एक साधारण लकड़ी की गाड़ी पर रखा गया, जिसे 2 खच्चर खींच रहे थे। गरीबी और विनम्रता का प्रतीक, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। 1 लाख से अधिक लोग उनके पीछे चले। राष्ट्रपति, राजनेता, फिल्मी सितारे और लाखों आम लोग। उन्होंने उन्हें दफनाया। उनके समाधि लेख पर वही शब्द लिखे गए जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण में कहे थे, आजाद हो गए, अंततः आजाद हो गए। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, आई एम फ्री एट लास्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चले गए, लेकिन क्या वे सचमुच चले गए? एक गोली एक आदमी को मार सकती है, लेकिन एक सपने को नहीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या देखता है? क्या उनका सपना पूरा हो गया? शायद नहीं। नस्लवाद का रूप बदल गया है, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। गरीबी आज भी है, युद्ध आज भी है, लेकिन किंग ने हमें जो दिया वह मंजिल नहीं बल्कि एक नक्शा था। उन्होंने हमें दिखाया कि अंधेरे को अंधेरे से नहीं हटाया जा सकता, केवल रोशनी ही ऐसा कर सकती है। नफरत को नफरत से नहीं हटाया जा सकता, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है। वह जॉर्जिया का एक साधारण लड़का था जिसने दुनिया को यह विश्वास करने की हिम्मत दी कि हम बेहतर हो सकते हैं। उसने हमें सिखाया कि इंसानियत की धुरी लंबी है, लेकिन अगर हम मिलकर जोर लगाएं तो हम इसे न्याय की ओर झुका सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक मसीहा नहीं थे, वे एक इंसान थे। एक ऐसा इंसान जो डरा, जो थका, जो गिरा, लेकिन जो फिर भी चलता रहा। और जब तक इस दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा होकर कहता है नहीं या समानता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आवाज गूंजती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।